तो प्यारे बच्चों, एज पर प्रॉमिस आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर बहुत आराम से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज पावर वाले सेक्शन के विषय में पढ़ेंगे। वर्क की बातें, एनर्जी की बातें, वर्क एनर्जी कोरिलेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी बातें विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास सेशन में कर चुके हैं। प्रशासनिक अवकाश की वजह से भले ही ऑफलाइन क्लासें बंद हो, बट हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मैं सारी बातें आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 लेक्चर हैं आज और कल का, राइट। तो आप इसे आराम से रेगुलर नोटबुक पर जैसे करते हैं वैसे करिएगा। लेक्चर की स्ट्रेंथ बहुत खींच के 1 घंटे के अंदर की होगी, जिसमें आपको पावर के विषय में पर्याप्त सारी जानकारी जो नीट के सिलेबस से संबंधित है, इनफैक्ट जेईई मेंस लेवल तक के सिलेबस से संबंधित है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और ये जो लेक्चर है बच्चों, वो 10 से 12 मॉर्निंग और 7 से 9 इवनिंग, यानी फ्रेशर और एफसीआर दोनों बैचेस के लिए है। दोनों बैच के बच्चे यही लेक्चर देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई विल चेक इट ऑन द ऑफलाइन क्लास, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। शब्द है पावर। सबसे पहले तो एक मन से कंफ्यूजन हटा दीजिए। पावर एनर्जी जैसा नहीं है, एनर्जी से रिलेट होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कोई काम किया, हमने कोई टास्क परफॉर्म किया, कोई वर्क किया, तो वर्क करने के लिए हम कुछ एनर्जी खर्च करेंगे। अब वर्क और एनर्जी आपस में कोरिलेटेड हैं, बट अगर इसी में वर्क और एनर्जी के साथ साथ घड़ी का समय जुड़ जाए कि आपने जो भी काम किया वो कितना समय लेकर किया, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अगर टाइम के साथ एसोसिएट हो जाए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जितने जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो कितना समय लेकर खर्च कर रहे हैं, वो आपकी पावर डिसाइड करती है, राइट। कहने का तात्पर्य, अगर लेट अस सपोज एक मन में एग्जांपल इमेजिन करिए कि 2 लेबर्स हैं, दोनों में से एक लेबर नंबर 1 का कहना है कि हम 20 जूल का काम कर सकते हैं मात्र 1 सेकंड में, तो उसकी पावर है 20 जूल पर सेकंड। लेबर नंबर 2 कहता है सर हम यही 20 जूल का काम करने में 2 सेकंड लगाएंगे। इसका मतलब वो लेबर सुस्त है, उसका जो पावर है वो 20/2 जूल यानी 10 जूल पर सेकंड है, राइट। यानी पहले लेबर का पावर 20 जूल पर सेकंड ज्यादा पावर है, दूसरे का 10 जूल पर सेकंड कम पावर है। हम जूल पर सेकंड को वॉट में भी कहते हैं, तो हम कहेंगे पहले लेबर का मैनुअल मैनुअल वर्क परफॉर्मिंग पावर 20 जूल पर सेकंड यानी 20 वॉट है, दूसरे वाले का 10 वॉट, राइट। तो यहां से एक हिंट दिया। अब आइए बोर्ड से समझते हैं। पावर शब्द को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। काम करने की दर या एनर्जी खर्च करने की दर अगर टाइम के साथ देखी जाए तो ये पावर कहलाएगी। सरल शब्दों में पावर का बड़ा बेसिक सा फार्मूला मैं यहां बना सकता हूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं एक बात हमेशा बच्चों क्लास में कहता हूं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई काम करोगे, वर्क परफॉर्म करोगे, तो वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो आप रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेफिनेशन मिला के पढ़ेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना काम किया, कितने समय में किया, या कितनी एनर्जी खर्च की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पावर कहलाता। पावर का बेसिक डेफिनेशन है। हमने इसको सामान्य शब्दों में लिख दिया कि पावर इज ऑल्सो इक्वल टू कितना काम किया अपॉन कितना समय लगा। फिर इसी बात को हम कह सकते हैं काम एनर्जी से कोरिलेट होता है, काम करने में एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी का चेंज आएगा। सो कितना एनर्जी खर्च हुआ, कितनी ऊर्जा खर्च हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब आगे स्लाइड के माध्यम से चीजों को फिर से समझते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि पावर शब्द का मतलब है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का खर्च होना, एनर्जी का उपयोग होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात करें अगर यूनिट्स की, इसको नापते कैसे हैं, तो वर्क का मेजरमेंट जूल में होता है और एनर्जी का टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट सेकंड में होता है। तो जो पावर की यूनिट बनेगी वो ऊपर जूल आएगा, नीचे सेकंड आएगा, मतलब जूल पर सेकंड बन जाएगी। हम इसे एसआई सिस्टम में वॉट भी कहते हैं, राइट। मतलब पावर जो कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एनर्जी कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, उसका सामान्य मात्रक जूल पर सेकंड है, उसका एसआई मात्रक वॉट है। मात्रक और भी है, जैसे कि हम हॉर्स पावर के टर्म्स में भी पावर को नाप सकते हैं, हम किलोवाट के टर्म्स में भी पावर को नाप सकते हैं। एक एक करके बारी बारी समझेंगे। फिलहाल अभी आप इस पॉइंट को भी जरा दिमाग में रखेंगे कि जब भी कोई क्वांटिटी, ये मैं आपको 1D से बताता चला रहा हूं, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, जब भी कोई भौतिक राशि बटे से बनती है, यानी दिस अपॉन दिस, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी कोई क्वांटिटी अपॉन से बनती है तो उसके दो वेरिएशन हमारे सामने आते हैं। क्या? अगर पावर
किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मीजर की जाए तो ये एवरेज पावर कहलाती है। यानी एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। और अगर यही पावर क्षण भर के लिए मीजर की जाए, इतने छोटे समय के लिए मीजर की जाए कि वो टाइम नेग्लिजिबल हो, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ऐसी परिस्थिति पर यही पावर इंस्टेंटेनियस पावर बन जाती है। और इंस्टेंटेनियस चीजों का अध्ययन करने के लिए हम डेल्टा नहीं डी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाएगा dw/dt। सरल शब्दों में मैं अगर उसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो मैं इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकता हूं। यहां लिख देता हूं मैं कि पावर के दो वेरिएशंस हैं। अगर एजेंट द्वारा या किसी भी एजेंट द्वारा नहीं, एक्चुअली इनफैक्ट हियर शुड बी द एवरेज। तो पावर के दो फॉर्मेट हैं, दोनों फॉर्मेट में एक फॉर्मेट है कि अगर इंटरवल ऑफ टाइम सफिशिएंट लार्ज है, पर्याप्त बड़ा है, राइट, तो हमें एवरेज पावर मिलेगा। और अगर यही इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, तो यही पावर इंस्टेंटेनियस पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डेल्टा W/ΔT की जगह पर dw/dt का इस्तेमाल होगा। और बच्चे को पता है कि सर dw/dt का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का सूचक है, ये डिफरेंशिएशन से रिलेट होगा, राइट। हालांकि जब चीजों का विशेष इस्तेमाल आएगा तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। तो पावर शब्द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिट जूल पर सेकंड या वॉट कहलाएगी। अन्य यूनिट्स के विषय में अगर पढ़ें तो इसकी एक यूनिट और संभव है, जिसे हम लोग किलोवाट शब्द में किलो का मतलब 10⁻³ है और वॉट शब्द का मतलब वॉट है, मतलब जूल पर सेकंड से। सो 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट। इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1,000 वॉट, यानी 1,000 जूल पर सेकंड। अक्सर करके ट्रैक्टर, ट्रक या मशीनरी सिस्टम में जो हैवी मैकेनिकल डिवाइस होती है, उनकी पावर डिफाइन करने के लिए उसे हॉर्स पावर से कंपेयर किया जाता है। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। मतलब अगर कोई मशीन 746 जूल, 746 जूल का काम 1 सेकंड में कर दे तो हम कहेंगे उसकी पावर 746 वॉट, यानी 1 हॉर्स पावर की मशीन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यूनिट है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं बच्चों, कि बच्चों 1 किलोवाट ये पावर की यूनिट है। और इसी तरह एक यूनिट और आती है, दैट इज 1 किलोवाट आवर। ध्यान दीजिएगा, इसमें किलोवाट के साथ आर मतलब टाइम मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये प्रॉपर एनर्जी की यूनिट है। कैसे है दिखाता हूं। 1 तो 1 है, किलो का मतलब 10⁻³ यानी 1000 है, वॉट का मतलब बच्चों जूल पर सेकंड है, और आर का मतलब 3600 सेकंड है। ये 3600 सेकंड, आर मतलब घंटा, घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। ध्यान से देखेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। कैलकुलेशन को विस्तार से समझिएगा। 1 किलोवाट आवर टर्म को डिफाइन करने का तरीका, 1 की जगह 1, किलो की जगह 10⁻³, वॉट की जगह जूल पर सेकंड, आर की जगह 60 × 60, 60 मिनट 60 सेकंड, 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे, 60 का 60 गुना 3600 × 10⁻³। सो दिस इज 3600 × 10⁻³। और चूंकि सेकंड कट चुका है तो अल्टीमेट आंसर जूल के टर्म्स में आ जाएगा। नाउ अगर हम डेसिमल को 1, 2, 3 स्थानों तक खिसका दें, सो आंसर इज 3.6 × 10⁻6। वाई? ध्यान से देखो तो 3 पावर तो ये है और 3 पावर और आ जाएगा, तो 3 3 6 पावर आ जाएगा और आंसर जूल में आ जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज एवर। पावर वॉट में नापी जाती है, क्रम से समझिएगा, मेरे हाथ के सहारे आपकी निगाह मेरी उंगली, पावर को वॉट में वैसे नापा जाता है। लेकिन पावर के बने बड़े यूनिट्स में मशीनरी सिस्टम में हॉर्स पावर भी आता है जो 746 वॉट के बराबर होता है, और बड़े यूनिट में किलो वॉट भी आता है जो 1000 वॉट के आसपास होता है, मतलब एग्जैक्टली 1000 वॉट। 1 किलोवाट आवर दिखने में किलोवाट जैसा है, बट किलोवाट पावर का यूनिट है, और किलोवाट आवर का अल्टीमेट आंसर जूल में आया, इसका मतलब ये एनर्जी का यूनिट है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। 1 किलोवाट आवर इज एक्चुअली अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है। मान लीजिए आपकी बिजली का बिल, आपने महीने भर बड़ी किफ़ायत तरीके से ऊर्जा की बचत करते हुए अगर पंखे, लाइट, फैन, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह इस्तेमाल किया, और आपके घर का अल्टीमेटली जो बिजली का बिल है वो 100 यूनिट की कॉस्ट के बराबर आया,
उसमें लिखा है 100 यूनिट आपने एक महीने में कंज्यूम करी। तो 100 यूनिट कंज्यूम करने का मतलब आपने दरअसल 100 किलोवाट आवर बिजली का इस्तेमाल किया। सरकार द्वारा सप्लाई की जा रही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का 100 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया, यानी 100 इंटू 3.6 10 की पावर 6 जूल एनर्जी आपने कंज्यूम करी, आपको उसकी कॉस्ट पे करनी, राइट। सो मैं कह सकता हूं किलोवाट इस पावर का यूनिट विच इज इक्वल टू 1000 वाट, एंड किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है जो कॉमर्शियली बिजली के बिल के 1 यूनिट के बराबर है। ये ऊर्जा का मात्रक है जिसकी वैल्यू 3.6 10 की पावर 6 जूल होती, ये लिखा हुआ है 3600 10 की पावर 3, एक साथ लिखोगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये डब्बा ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6, राइट। तो ये था पावर का फंडामेंटल बेसिक। एक बार रिकैप करते हैं, पावर एनर्जी एक बातें नहीं है, एनर्जी अलग है, वो ऊर्जा है, वो काम है, और पावर आपकी शक्ति को बताता है। शक्ति मतलब आप कितने शक्तिशाली हैं, ये इस बात से डिफाइन नहीं होता कि आपने कितना काम किया, ये इस बात से डिफाइन होता है कि आपने कितना काम कितनी जल्दी किया, कितने कम से कम समय में किया। दो अलग अलग लेबर अगर एक ही काम को कोई ज़्यादा समय लेकर परफॉर्म करे, कोई कम समय लेकर परफॉर्म करे, तो दोनों की पावर्स अलग अलग हो जाएंगी। सो पावर का बेसिक डेफिनेशन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एनर्जी खर्च विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर की सामान्य यूनिट जूल पर सेकंड, पावर का एसआई यूनिट वॉट, छोटी यूनिट वॉट, बड़ी यूनिट में हार्स पावर और बड़ी यूनिट में किलोवाट। किलोवाट आर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एनर्जी का यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और सीखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मतलब बतौर एग्जांपल, इनफैक्ट मैं और अच्छा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, स्टे इन टच। एक एग्जांपल ये लेते हैं, समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हमसे कहा गया है, क्या कहता है कि हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमने अपने ग्राउंड लेवल पर एक पंपिंग मशीन लगा रखी है, ये पंपिंग मशीन है, और इस पंपिंग मशीन का जो पर्पस है वो है अंडरग्राउंड पानी को खींच कर लाना, अंडरग्राउंड पानी को खींच कर लाना। यहाँ बाकायदा पाइप वगैरह सेट होते हैं, तो पाइप के माध्यम से पानी का लंप, पानी का गुच्छा ऐसे चढ़ेगा, चढ़कर एक पर्टिकुलर हाइट तक आएगा। पंप का काम है उसे एक वेलोसिटी देकर फेंक देना, राइट। तो हमसे कहता है हाउ मच वाटर, कितना पानी एक 2 किलोवाट का पंप उठा सकता है। कितना उठाना है? 10 मीटर। कितनी देर में उठाना है? 1 मिनट में। तो चलिए, हमें तो पावर की बात आती है। अच्छा, किलोवाट देखते मुझे लग गया कि किलोवाट का मतलब पंप के पावर का जिक्र है, तो मैंने तुरंत सोल्यूशन के तौर पर सबसे पहला शब्द लिखा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मशीन या मैन का पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर काम का जिक्र है फ्रॉम द फार्मूला FD cos थीटा, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। काम नहीं है तो हम काम की कॉस्ट पर एक काम और कर सकते हैं, क्या कि पंप पानी पर काम करके पानी को ऊपर उठाएगा। इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा, और वर्क एनर्जी सिमिलर क्वांटिटी है, तो पंप द्वारा किया गया काम रेज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर m मास का पानी उठाया गया और उस पर g ग्रेविटी लगी, तो पंप द्वारा लगाया गया एफर्ट mg हो जाएगा, उठाई गई हाइट h हो जाएगी। चूंकि फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, सो mg फोर्स h डिस्प्लेसमेंट cos 0, तब भी mgh ही आएगा। आप वर्कडन से भी कर सकते हैं। सो पंप का पावर देखते ही मैंने लिखा पावर बराबर पंप द्वारा किया गया काम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या पानी को उठाने में, पानी वाले केस में जनरली यही इस्तेमाल होगा कि पानी का रेज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। पंप कितनी, अब देखो सब कुछ लगभग तैयार है, खाली आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, आपको सब कुछ बस डेटा वाइज रखना है। हाउ मच वाटर, कितना वाटर उठाएगा, ये तो नहीं पता, ये तो क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं। पंप की पावर 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वाट। मैं वाट को ये भी लिख सकता हूँ जूल पर सेकेंड। इनफैक्ट सच्चाई है कि समझाने के लिए ठीक है, यूनिट ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने लिखा पंप जिसकी पावर 2 किलोवाट मतलब 2 × 10 की पावर 3 वाट इज इक्वल टू पानी का कितना मास उठाया जाएगा, नो आइडिया। ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों 10 है, ग्रेविटी 10 है, जी फॉर ग्रेविटी 10 हमें लेनी है। हाइट, पंप को कितनी पानी की हाइट उठानी है, 10 मीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पर सेकंड उठाना होता तो टाइम की जगह 1 सेकंड रखते, बट इसने टाइम के नाम पर 1 मिनट बोला है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सही है, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना,
मास किलो में, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हाइट जो उठानी है वो मीटर में, टाइम सेकंड में, और जो पावर है वो जूल पर सेकंड यानी वॉट में। आइए कैलकुलेशन करते हैं, दिमाग लगाइए। एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगा और इधर एक जीरो से इधर की एक पावर कम होकर 10 की 2 पावर बचेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। सो मास की वैल्यू आती हुई कितनी बेटा, 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर, एक पावर ये कटी थी, एक पावर से 2 पावर बचा था, 10 की पावर 2, क्योंकि मास है इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट केजी में आएगा। सो मास इज इक्वल टू 12 10 की पावर 2 केजी का मतलब हो गया, अगर 10 की पावर 2 को 100 लिखोगे तो 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम। सो जो मास रेस करना है दैट इज 1200 किलोग्राम, राइट। अब बच्चे कह रहे सर पानी का सारा आंसर तो लीटर में दिया है। वाटर के साथ, मतलब प्योर वाटर के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है, मतलब मैं इस बॉटल का ब्रांड शो नहीं करूंगा, वो कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, कि मेरे पास अगर ऐसी कोई बॉटल है और इसकी कैपेसिटी अगर 1 लीटर है, 1 लीटर, तो इसके पानी को आप वजन कर लीजिए, एग्जैक्ट 1 kg पानी होगा। मतलब पानी एज पर डेंसिटी, मतलब अगर पानी को डेंसिटी के हिसाब से डिफाइन किया जाए, सो 1 kg पानी इज 1 लीटर पानी, या 1 लीटर पानी वॉल्यूम 1 kg वेट के बराबर होगा। सो वाटर डेंसिटी के हिसाब से अगर पानी की डेंसिटी को, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर 1 kg पर लीटर लेकर चला जाए, मतलब 1 किलो 1 लीटर के बराबर, तो 1200 किलो 1200 लीटर के बराबर। सो मास इज इक्वल टू 1200 लीटर, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब बहुत कठिन रॉकेट साइंस नहीं, ना कहीं कोई डिफरेंशिएशन, ना कहीं कोई इंटीग्रेशन, बिल्कुल सरल शब्दों की परिभाषा है कि पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और काम की जानकारी नहीं है तो रेज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऊर्जा में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पानी को उठाना है, उठाने में ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पानी को किसी रफ्तार के साथ फेंकना होता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और जुड़ जाती, राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राइट। अब ये सब बातें बाद में आएंगी, अब पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हम लोग पहले और चीज़ों को पढ़ लेते हैं, राइट। अब जैसे एक छोटा सा आर्टिकल ये दिया है, क्या लिखा है पढ़िए जरा। ये लिखा है पावर ऑफ, अब देखिए जो क्वेश्चन आपने करा बिल्कुल उसी से रिलेट करके मैं आपको थोड़ी और नई चीज सिखाता हूं। पावर ऑफ एनी मशीन, सबमरीन या मोटर पंप। इस सबमरीन नहीं, एक्चुअली से सबमर्सिबल होना चाहिए, है ना। मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हमारे घरों में जो पानी निकालने वाले पंप होते हैं, उसको चाहे सबमर्सिबल कहो चाहे उसे मोटर पंप कहो, अगर उनकी वर्किंग को समझा जाए पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है जहां पर हमने पंप सेट कर दिया, और इस पंप के कुछ 100 मीटर नीचे अच्छा खासा वाटर लेवल हमको मिल गया। तो इस मोटर पंप का काम है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर चलेगा, और इस मोटर का पर्पस है कि गहराई पर पानी को उठाकर लाना और लाने के बाद काइनेटिक एनर्जी देकर फेंकना। मोटर पंप 2 काम करता है, पहले तो पानी के लंप को उठा के लाएगा, अंडरग्राउंड वाटर को, पानी के लंप को, अंडरग्राउंड वाटर को मोटर पंप उठाकर लाएगा, सबमर्सिबल उठाकर लाएगा, और फिर उसे काइनेटिक एनर्जी देकर फेंकेगा। इसका मतलब किसी मोटर पंप का जो पावर है, अब मैं इस स्टेटमेंट में नहीं जा रहा हूं, मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि किसी मोटर पंप का जो पावर है, नोटिस करिएगा, इस पावर का मतलब है कि पंप द्वारा किया गया काम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चे के सर यहाँ काम का कोई आइडिया नहीं मिलेगा, सो बेहतर है हम वर्क डन को चेंज इन टोटल एनर्जी से कंपेयर कर दें कि मोटर पंप ने क्या क्या काम किया। तो पहली बात तो मोटर पंप ने पानी के लेवल को उठाया, मतलब रेज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पानी को रफ्तार देकर फेंका, मतलब काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हाफ mv²। और ऐसा करने में जो भी समय लगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर ऑफ अ मोटर पंप is equal to work done by motor pump on uplifting and throwing the water with respect to time। किसी मोटर पंप का पावर है कि पानी को कितना उठाने में काम किया, फेंकने में कितना काम किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर काम का डायरेक्ट आइडिया ना मिले तो मैंने आपसे कहा काम और एनर्जी, वर्क और एनर्जी सिनोनिम्स है, कंपैरेबल है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस मोटर पंप ने पानी की पहले तो बढ़ाई पोटेंशियल एनर्जी mgh, फिर उसको दी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें से कुछ टर्म अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, मतलब अगर आप इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से m कॉमन मिलेगा, नीचे t बैठा ही बैठा है, तो डब्बे के अंदर क्या बचेगा, m ये चला गया, m ये चला गया, ये बचा gh,
प्लस इधर आ जाएगा v²/2। अब एक नया फॉर्मेट बन गया, पावर ऑफ अ मोटर पंप इज इक्वल टू वर्क डन बाई मोटर पंप। साथ साथ बोलेंगे, पावर ऑफ अ वर्क पंप इज इक्वल टू वर्क डन बाई मोटर पंप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनर्जी लेवल चेंज इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी मोटर पंप का वर्क क्या है, मोटर पंप का या सबमर्सिबल का वर्क क्या है कि पानी को पोटेंशियल एनर्जी देना mgh, प्लस पानी को रफ्तार देकर फेंकना काइनेटिक एनर्जी 12 mv² विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर m कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा मास पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये टर्म क्यों मैंने अलग किया? अक्सर करके सवालों में ये बताया जाता है कि पानी के निकलने की जो रफ्तार है, पानी के निकलने का जो रेट है, राइट, वो पानी के निकलने का रेट मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम में बताया जाता है कि 1 किलो पानी पर सेकंड निकल रहा है, 20 किलो पानी पर सेकंड निकल रहा है, मतलब व्हाट इज मास इमर्जिंग फ्रॉम पंप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अक्सर करके सवालों में एज अ हिंट दिया जाता है। आप कंफ्यूज ना हो, आप प्रॉपर सवाल ऐसे ही लगाएं, कहीं कहीं मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम की इंफॉर्मेशन दी हो कि कितना पानी पर सेकंड निकल रहा, तो आप इसको एज अ m/t इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी g से आप परिचित हैं, g फॉर ग्रेविटी, h फॉर हाइट, कितने लेवल पानी को उठाया गया, और v मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया। मतलब अब इस सवाल को नोटिस करिएगा, मैंने सवाल के फॉर्मेट पर सेट कर दिया है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए इस सबमर्सिबल पंप को देखिए, 100 मीटर अंडरग्राउंड वाटर को उठाकर लाना है और 10 की रफ्तार से पंप के नोड से बाहर निकालना है, और पानी के उठाने का जो रेट है वो 10 kg पर सेकंड है। तो जरा इस पंप की पावर कैलकुलेट करिए। मैंने कहा बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। कैसे करना है, दिमाग लगाइए सभी लोग। पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू मेरे पास फार्मूला रेडी है। मैं आपसे जो हिंट कर रहा था कि कभी कभी पानी का मास या लिक्विड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी होती, सो इट इज m/t। तो मैंने फार्मूला सेलेक्ट कर लिया है m/t, ये लास्ट वाला, और डब्बे के अंदर gh प्लस v²/2, gh प्लस v²/2। जरा वैल्यू रखेंगे। सो पावर ऑफ दिस सबमर्सिबल या मोटर पंप बराबर पानी के निकलने का जो रेट है दैट इज 10 kg पर सेकेंड, ऊपर 10 kg पर सेकेंड, kg मास है, सेकेंड टाइम है, डब्बे के अंदर g फॉर ग्रेविटी 10 ले लीजिए, कितने हाइट उठाना है, 100 मीटर उठाना है, प्लस कितनी रफ्तार के साथ फेंकना है, 10 के साथ फेंकना है, 10²/2। आओ कैलकुलेशन करें। सो पावर इज इक्वल टू 10 तो 10 रहेगा डब्बे के अंदर, ये बच्चों बन जाएगा 1000, और 10 का स्क्वायर 100/2 मतलब 50, तो डब्बे के अंदर आ जाएगा 1050। ये 1000 और ये 100 का आधा 50। अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो पावर ऑफ पंप कितना आ गया बेटा, 10500 इन टर्म्स ऑफ वॉट। जो पावर ऑफ पंप आ गया वो आ गया 10,500 वॉट, 10,500 जूल पर सेकंड। मतलब इस पंप की क्षमता इतनी है कि ये 10,500 जूल का काम पर सेकंड भका-भक पानी फेंकने में कर रहा है। अब कोई मुझसे कहे कि क्यों ना हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि सामान्यतः बड़ी बड़ी मशीनरीज की पावर वॉट में ना लिखकर किलोवाट या हार्स पावर में लिखी जाती, तो हम इसको चाहें तो किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 से डिवीजन कर दीजिए, तो इस वॉट वाली नंबर का अगर 1000 से डिवीजन करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा, डेसिमल एक प्लेस पीछे आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा पावर ऑफ दिस सबमर्सिबल मशीन इज इक्वल टू 10.5 किलोवाट। आसान है। तो हमने एक मशीन की सामान्य चर्चा करी, उसके पावर का डिस्कशन करने के लिए हमने टोटल रेज इन मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा। मैकेनिकल में पानी को उठाना पोटेंशियल का चेंज था, पानी को फेंकना काइनेटिक का चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चाहे तो मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अलग कर सकते हैं, बचे हुए नंबर डब्बे में रह जाएंगे। मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम की इंफॉर्मेशन अक्सर करके सवालों में kg पर सेकंड करके दी जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे भी कहा था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के टर्म्स में होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, या तो एवरेज या तो इंस्टेंटेनियस। एवरेज शब्द का मतलब होता है कि एवरेज कैलकुलेशन किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन किसी बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। तो हम एक बात ऐसे बता दें बच्चों, अभी इस बात को हाइड करता हूं कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पावर के 2 स्वरूप हैं। पावर के 2, अच्छा पावर की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या डेफिनेशन है, एनर्जी कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में, रेशियो 2 प्रकार से बनता है। अगर प्रोसेस इंटरवल ऑफ टाइम का है
यानी किसी घटना को थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखा जाए, अगर इंटरवल ऑफ टाइम सफिशिएंट लार्ज है तो हमें मिलेगा एवरेज पावर। ये मैंने एवरेज का सिंबल बनाया, नीचे में एवरेज लिख भी देता हूं, एवरेज पावर। और एवरेज शब्द का मतलब ही होता है टोटल अपॉन टोटल। मतलब एवरेज शब्द मिलाइएगा, एवरेज पावर, जहां एवरेज का मतलब है टोटल अपॉन टोटल और पावर का मतलब है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप मिलाकर पढ़ सकते हैं, एवरेज पावर बराबर टोटल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। टोटल वर्क डन को हम W या डेल्टा W लिख सकते हैं और जो भी इंटरवल ऑफ टाइम उसको हम डेल्टा T लिख सकते हैं। तो वर्क डन को अगर टुकड़े ऑफ वर्क डन को डेल्टा W और टाइम को डेल्टा T लिखा जाए तो बन गया टोटल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल इस्तेमाल की गई एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल लगा टाइम। ये एवरेज का डिस्कशन है, जनरली कम आता है। आता कौन सा है? अगर यही इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा हो जाए, मतलब हमने किसी मशीन को पलक झपकते देखा, कोई हमारे सामने सबमर्सिबल का पाइप चल रहा है, हम उससे देख रहे हैं पर सेकंड भका भक पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन का टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि लगभग ना के बराबर। तो जब भी कभी इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तो यही जो डेल्टा डेल्टा लिखा हुआ है ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पावर का नाम एवरेज से बदलकर पहली बात तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत क्षण भर के लिए है, और डेल्टा विल कन्वर्ट इन डी, सो द फार्मूला विल बी dw अपॉन dt। बच्चे याद कर पा रहे होंगे कि dw का मतलब डिफरेंशिएशन से, d अपॉन d का मतलब ही डिफरेंशिएशन से होता है। वैसे भी इंस्टेंटेनियस चीजों का कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन की मदद से ही होता है। सो dw अपॉन dt लिखने का मतलब है इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वजह डिफरेंशिएशन, मैं आपसे ऐसे कह देता हूं कि dw अपॉन dt का मतलब है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज नापना। अब सब चीजें मिली जुली सी लग रही हैं, कैसे? बच्चे कर सर पावर का डेफिनेशन तो रेट ऑफ चेंज, हमने कहा मिला के देखो, पावर का मतलब हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट मतलब चीजों को अपान में नापना, और छोटी क्वांटिटी के हिसाब से नापने का काम डिफरेंशिएशन का होता है। तो अगर वर्क डन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ऐसा करने से रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा, और रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें इंस्टेंटेनियस पावर दे देगा। तो पावर के दो वेरिएशन, अगर लार्ज टाइम इंटरवल है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल करिए, और अगर यही इंटरवल बहुत छोटा है या हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर इंस्टेंट बदल रही है, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर का कैलकुलेशन करेंगे, और इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन चीजों के रेट ऑफ चेंज को बताता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेफिनेशन के हिसाब से कहने में अजीब लगता है, तो हम इसे कहेंगे रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। एक एग्जांपल समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे सामने एक छोटा सा कोई मशीनरी सिस्टम है या हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उस पर किसी एम मास को किसी एक मशीन द्वारा किसी मैनुअल एफर्ट द्वारा धक्का दिया जा रहा, और इसे धक्का देकर जो काम किया जा रहा, हम इस पर जो काम कर रहे हैं उस काम की इंफॉर्मेशन दी गई है W बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। रिपीट करता हूं, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखे ब्लॉक को खिसकाने में किसी मशीन द्वारा जो किया गया काम है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है W बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब समझिए, इस मशीन द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब हर सेकंड t बदलेगा, और t बदलेगा तो W बदलेगा, यानी वर्क डन टाइम पर डिपेंडेंट होने की वजह से हर सेकंड बदल रहा है, हर इंस्टेंट बदल रहा है। जैसे इंस्टेंट शब्द मुंह से निकला, मैं समझ गया यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर का रोल है, राइट? तो इंस्टेंटेनियस पावर पता करने का तरीका अभी पीछे आपने देखा है। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं चला वर्क के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने। वर्क के फंक्शन को मैंने ऊपर से कॉपी किया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, और टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया मतलब dt। अब आगे सब बच्चे बताएंगे पावर इज इक्वल टू, बच्चों जब भी किसी वर्क जैसी वेरिएबल क्वांटिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया जाएगा तो डिफरेंशिएशन के रूल बड़े सामान्य हैं भाई, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर भी d नीचे भी d। डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 दूनी 4, और t की पावर 1 कम हो जाएगी तो t की 2 में से 1 पावर बचेगी, प्लस 3 एक कांस्टेंट नंबर है बाहर कर दो,
टी की सिंगल पावर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dt 1 बन जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में बचा 5 एक अकेला कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0। सो अगर कोई मशीन टाइम के साथ वेरिएबल वर्क डन कर रही है, हर सेकंड उसका वर्क डन बदल रहा है, तो ऐसा देखकर हम उसकी इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने में हमें वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे सामने एक छोटा सा रिजल्ट आ गया, दैट इज P बराबर 4t + 3। अब सच्चाई क्या है, ये वर्क डन भी इंस्टेंटेनियस है, हर सेकंड बदल रहा है, और चूंकि पावर भी टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये पावर भी हर सेकंड चेंज होगी। राइट, आगे और भी सवाल आएंगे, हम उनको भी देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक छोटा सा नोट और दिमाग में रखिएगा, क्या कि जैसे हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर बराबर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने डिफरेंशिएशन में, अब इस बात को मैं ऐसे कर देता हूं, मैं उसको ड्राइव करके दिखाता हूं। सुनिएगा जरा कैसे। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने ऊपर लिखा d और w की जगह लिखा बेटा fx cos थीटा। प्लीज कंफ्यूज ना हो, fd cos थीटा भी लिख सकता था। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब dt। W बराबर fd cos थीटा इसलिए नहीं लिखा चूंकि डिफरेंशिएशन के लिए आप d इस्तेमाल कर चुके हो, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का सिंबल d से बदलकर x रखा है। सो dw अपॉन dt यानी d अपॉन dt ऑफ w की जगह fx cos थीटा। ध्यान से देखिए, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो f को बाहर कर लो, और एंगल कांस्टेंट है तो cos थीटा को बाहर कर लो। अब ध्यान से देखो, ऊपर बचा है dx, नीचे बचा है dt। dx अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या ये वेलोसिटी बन जाएगा? तो बड़ा सुंदर सा फार्मूला बनता हुआ fv cos थीटा। मतलब किसी मशीन का इंस्टेंटेनियस पावर जो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम से मिलेगा, उसमें वर्क के फॉर्मूले को लिखकर प्रॉपर टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, जहां डिस्प्लेसमेंट को सिंबल x से दिखाया गया है। अंत में वो जब डिफरेंशिएट होगा तो वेलोसिटी बनाएगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर का एक और फॉर्मूला fv cos थीटा। बच्चों, जैसे ab cos थीटा को a डॉट b लिखा जा सकता है, मैं रिपीट कर दूं आपके सामने, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस प्रकार a डॉट b को लिखा जा सकता है ab cos थीटा, अगर इसी बात को उल्टे तरीके से पढ़ोगे तो ab cos थीटा को लिखा जा सकता है a डॉट b, तो fv cos थीटा को लिखा जा सकता है f वेक्टर डॉट v वेक्टर। बहुत बहुत बधाई, कई सारे फॉर्मूले हो गए आपके पास। अब गिनिएगा जरा। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, fv cos थीटा या f वेक्टर डॉट v वेक्टर। मतलब अगर किसी चित्र में वर्क डन एज अ फंक्शन दिया है, किसी क्वेश्चन में वर्क एज अ फंक्शन, वर्क एज अ वेरिएबल दिया है, इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी। अगर आपको किसी प्रश्न में फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, एंगल दिया है, तो fv cos थीटा लगा दोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दोगे तब भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। राइट, तो क्यों ना इसका एक क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से कंफर्म किया जाए। दिखाता हूं। अब इसके क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाता हूं। ये रहा डेमो, पढ़िए। सवाल क्या कहता है, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। सवाल कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी, एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है और उसकी वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म दिया है। मैं यहाँ लाइन खींचकर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म लिख दे रहा हूँ बच्चों। उस पार्टिकल की चलते वक्त वेलोसिटी दी गई है v बराबर 5i कैप माइनस 3g कैप और प्लस 6k कैप। राइट, इसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, एक और फोर्स भी दिया है। ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है उसे धक्का देने वाला एक फोर्स लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप। राइट,
हमसे कह रहा है द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल, पार्टिकल पर कितनी इंस्टेंटेनियस पावर लग रही है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी किसी पार्टिकल पर धक्का दोगे, एफर्ट लगाओगे, इसका मतलब आप काम करोगे तो काम को अगर घड़ी के साथ मिलाया जाए कि आपने कितना काम कितने समय में किया, इसका मतलब आप पावर मेजर करना चाहते हो। और पावर मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हमसे इस प्रश्न में स्पष्ट शब्दों में पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस पावर बता दो जिसके लिए फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया है जो धक्का दे रहा, और चलते पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म दिया। अभी लास्ट रिसेंट में हम लोगों ने देखा था कि पावर के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, उसमें से एक फॉर्मेट है पावर बराबर फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ। बच्चों जैसे वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम तो बिल्कुल सरल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं ना कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क डन को मैं लिख सकता हूं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस डिस्प्लेसमेंट को डी की जगह एक्स लिख दिया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी बन जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर। मतलब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। आओ काम पे चलते हैं। पावर बराबर, जरा दिमाग लगाइए, पावर बराबर फोर्स का वेक्टर फॉर्म ये दिया है 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करने जा रहा हूं वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी क्या दिया, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। बच्चों एक छोटी सी आदत आप डालनी है कि जब भी कभी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे 3 नंबर इसके पास है 3 नंबर इसके साथ है, तो आप प्रत्येक नंबर का प्रत्येक नंबर से डॉट ना करें, सिमिलर का डॉट काउंट करें, क्योंकि सिमिलर का डॉट 1 होता है। जैसे i डॉट i 1 बन जाएगा, j डॉट j 1 बन जाएगा, और डिससिमिलर का डॉट इग्नोर कर दें, क्योंकि डिससिमिलर जैसे i डॉट j 0 हो जाएगा, j डॉट k 0 हो जाएगा। तो मैं केवल इस बात पर फोकस करूंगा i का डॉट i के साथ, j का डॉट j के साथ और k का डॉट k के साथ। बिल्कुल सिंपल सी बात। सो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 10 का 5 से मल्टीप्लीकेशन, 10 5 जा 50, i डॉट i बराबर 1, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, चिन्हों का भी ध्यान रखें, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 10 का 3 गुना 30, j डॉट j बराबर 1, प्लस की जगह प्लस से, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस प्लस, 26 जा 120, राइट। k डॉट k इज 1। सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होने की वजह से मैंने सिमिलर का ही गुणा किया। 10 पचे 50, 10 तिया माइनस का 30 और 20 छक्का प्लस का 120, दैट्स इट, खत्म। सो पावर इज इक्वल टू 120 प्लस 50 बराबर, भाई 1 टाइम करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 120 का 1 गुना 120, 30 का 1 गुना 30 और 50 का 1 गुना 50, तो 120 प्लस 50 170 में 30 चले गए 140। और जो भी पावर आएगी अगर सब कुछ स्टैंडर्ड है तो वॉट में आएगी, नहीं तो जितने भी यूनिट हो 140। अब वॉट, अब चाहे 140 वॉट कह लो या वॉट को जूल पर सेकंड कह लो, मतलब जिस भी पार्टिकल पर ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, उस पार्टिकल पर मशीन लगातार 140 वॉट का पावर सप्लाई कर रही है, मतलब 1 सेकंड में 140 जूल उसको मिल रहा है, राइट। अब इसी क्रम में एक सवाल और इससे पीछे हमने छोड़ा, जरा इस पर भी दिमाग लगाइए, क्या कहता क्या है, बड़ा सिंपल सवाल है, पढ़ेंगे। कह रहा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अर्थ एंड इट रीचेस अ हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऐसे फेंका गया, बॉडी अर्थ की रेडियस तक, मतलब अर्थ के पीक तक गया, ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस से फेंकी गई बॉडी लगभग 3200 किलोमीटर की हाइट तक गई, खूब ऊंचाई पर गई और फिर वापस आ गई। हमसे कहता है कि द पावर एक्सर्टेड बाई, अंडरलाइन करता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट कब होगा, उसके ऑप्शन दिए गए, यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो पहले इसकी फोटो समझते हैं कि बच्चों समझिए कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, यानी ये अर्थ है,
अब एक बात तो आपको पता होगी कि अगर अर्थ को स्फेरिकल शेप का माना जाए तो हम अर्थ में यहीं कहीं चिपके हुए हैं ग्रेविटी की वजह से, यहाँ कहीं रहते हैं हम लोग, ऐसे 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 ऐसे। हमने यहाँ से एक बॉडी को ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, ये ये, और यहाँ कहीं किसी पॉइंट तक जाने के बाद, किस पॉइंट तक बता दूँ, अभी जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि अर्थ की जो मेजर्ड स्टैंडर्ड रेडियस है वो 6400 किलोमीटर के आसपास। तो अर्थ की रेडियस के बराबर फेंकने का मतलब आपने 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फेंका हुआ किसी मशीन की मदद से, काल्पनिक तौर पर सोचिए। तो बॉडी गई वापस आई। अच्छा, इस दरमियान जाने का काम ये तो एजेंट का पावर था, ये तो एजेंट मशीन मतलब जो फेंकने वाला करता है उसका पावर है कि हमने ताकत लगाई और यूं कस के फेंक दिया, ये मेरे पावर का खेल है। अच्छा, बॉडी का नीचे आना ये ग्रेविटी का खेल है, ये वापस ग्रेविटी की वजह से आएगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से आएगी। तो इसके वापसी की जर्नी में यानी इसको नीचे लाना ये ग्रेविटी का काम है, और जब ग्रेविटी काम करेगी तभी तो ग्रेविटी पावर दिखाएगी। तो पहली बात तो कंफर्म करें कि जिस वक्त ये बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ये एजेंट या मशीन के पावर का खेल है। बॉडी का किसी लेवल तक जाना और ग्रेविटी की अगेंस्ट जाने की वजह से धीमा होकर रुक जाना, इसके बाद ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से वापस आना, अब ये ग्रेविटी का खेल चालू हो गया। तो ग्रेविटी टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर वापस अर्थ की सरफेस आने तक काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, अब जरा दिमाग लगाइए। हमसे कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेटेस्ट पावर कब लगा, पावर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए और वो ग्रेटेस्ट हो, ऐसा कब संभव हुआ। तो मैं आपको बताता हूं। पावर एक्चुअली है क्या कि हर इंस्टेंट पर बॉडी की लोकेशन चेंज हो रही है, तो हर इंस्टेंट पर फोर्स का पावर चेंज हो रहा होगा। फर्क समझिएगा, हर इंस्टेंट पर बॉडी की लोकेशन चेंज हो रही है। कभी बॉडी टॉप पर है, अर्थ की रेडियस के बराबर है, तो कभी अर्थ की रेडियस के आधे पर है, कभी 3200 किलोमीटर पर है, कभी 1600 किलोमीटर पर है, कभी 600 पर है, कभी सरफेस पर है। और हर इंस्टेंट पर चेंज होने वाली पावर को इंस्टेंटेनियस पावर से नापा जा सकता है, जिसका फार्मूला है P बराबर FV cos थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, नोटिस करिएगा। सबसे पहली बात बताइए, टॉप तक बॉडी धीमे होते होते रुक जाएगी, इसके बाद वापस आएगी, तो बॉडी की अंडर ग्रेविटी आते आते सबसे शानदार रफ्तार कहाँ होगी, अर्थ की सरफेस पर। मतलब वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम क्लोज टू द सरफेस। ग्रेविटी के चैप्टर में आपको एक बात और पढ़ने को मिलेगी कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कम होती है। मतलब अर्थ की सरफेस पर ही ग्रेविटी सबसे अच्छी होती है। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस इफेक्ट या डिस्टेंस इनवर्स इफेक्ट की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अर्थ के अंदर गहराई पर जाओगे तो डेंसिटी इफेक्ट की वजह से ग्रेविटी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर ग्रेविटी सबसे टॉप क्लास आपको सरफेस पर मिलेगी। मतलब जहां ग्रेविटी सबसे अच्छी वहां बॉडी पर ग्रेविटी का फोर्स यानी mg सबसे अच्छा, यानी F जो कि mg के बराबर है वो तब सबसे अच्छा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, जब G ग्रेटेस्ट होगा। और G का ग्रेटेस्ट होना, G का मैक्सिमम होना ये सरफेस पर पॉसिबल है। एक और बात बता दूं, अर्थ की सरफेस पर जब वो बॉडी वापस से रीस्ट्राइक करेगी, मतलब फेंकी गई बॉडी जब पलटकर वापस आएगी और सरफेस पर पहुंचने वाली होगी, तो इस बॉडी पर अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg भी नीचे की तरफ, बॉडी के वेलोसिटी का मूव भी नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल लाइनों के बीच कोई थीटा नहीं बनता, तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पर cos 0 कितना बेटा +1, ये भी cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। तो कहने का मतलब, सवाल कह रहा था किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया, वो अर्थ की रेडियस की इक्वल हाइट तक गया और इसके बाद रिटर्न कर गया अर्थ पर, तो हमसे कहता है पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट कब होगा। तो क्योंकि हर इंस्टेंट पर बॉडी की सिचुएशन, बॉडी की वेलोसिटी, अर्थ का ग्रेविटी बदल रहा है, तो सबसे पहले विचार किया मैंने कि ये एवरेज पावर का खेल नहीं, पावर का खेल नहीं, बल्कि इंस्टेंटेनियस बदलने वाली पावर का खेल है। हर सेकंड ग्रेविटी द्वारा लगाए गए फोर्स का पावर बदल रहा है, हर सेकंड ग्रेविटी का फोर्स अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पावर जो इंस्टेंटेनियस है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, F पर, V पर, cos थीटा पर। फोर्स सबसे अच्छा तब होगा जब आप अर्थ की सरफेस पर होगे। क्यों? अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी सबसे शानदार, ग्रेविटी सबसे अच्छा, तो mg सबसे अच्छा, और mg ही ग्रेविटी द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अच्छा कहां पर, सरफेस पर। बॉडी अंडर ग्रेविटी वापस आएगी तो लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी, सबसे अच्छी वेलोसिटी अर्थ की सरफेस पर, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम सरफेस पर।
और सरफेस पर स्ट्राइक करते वक्त फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल, cos थीटा बराबर 0 + 1, ये भी सरफेस पर। मतलब जब बॉडी रिटर्न करके अर्थ की सरफेस पर आएगी तो तीनों फैक्टर मैक्सिमम होंगे, और तीनों मैक्सिमम होंगे तो पावर भी मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब बॉडी रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ आएगी। तो लिखा हुआ है सी पार्ट में, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ सरफेस। पावर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर सबसे अच्छा तब होगा जब बॉडी जस्ट अर्थ की सरफेस पर रिटर्न करके गिरना चाहेगी। उस वक्त mg भी सबसे अच्छा, वेलोसिटी भी सबसे अच्छी, cos थीटा भी सबसे अच्छा, पावर मैक्सिमम, राइट। अब किसी बच्चे ने कहा सर ये बताइए क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं हो सकता? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर mg तो लगेगा, बट अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से mg भी कम होगा, और शुरुआत में अंडर ग्रेविटी बॉडी ने गिरना शुरू किया है तो वेलोसिटी भी कम होगी, तो ये मिनिमम पावर होगी। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा लगाए गए पावर का ये मिनिमम पावर पॉइंट है, ये और बढ़ने वाला पावर पॉइंट है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, आजा आजा और तेजा और तेजा। तो शुरुआत में चूंकि बॉडी हौले हौले चलेगी तो उसको सप्लाई की गई ग्रेविटी द्वारा पावर, ग्रेविटी द्वारा एनर्जी सबसे कम, और जब अर्थ के करीब आती जाएगी तो हर सेकंड अर्थ उसको और काइनेटिक एनर्जी देगी, अगले सेकंड और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगी, अगले सेकंड और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगी, और जब वो बॉडी अर्थ की सरफेस पर गिरने वाली होगी तो अर्थ द्वारा या अर्थ की ग्रेविटी द्वारा उसको पर सेकंड सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई की जा रही होगी, और पर सेकंड सप्लाई की जाने वाली एनर्जी ही पावर है, इसको हम FV cos थीटा से मेजर कर चुके हैं। ऑल राइट, तसल्ली से इस सवाल को एक बार रिकैप कर लीजिएगा, बेहतरीन सवाल, राइट। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और करने लायक हो तो हम लोग और भी कर सकते हैं। यस, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। एक सवाल और देखेंगे क्या कहता है। सवाल कहता है कि मोटर, बच्चों कोशिश करेंगे इस सवाल को लास्ट बना दें, राइट। अ मोटर ड्राइव्स अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है भाई, एक मोटर है जो किसी बॉडी को कांस्टेंट एफर्ट से धक्का दे रही है। पावर P डेवलप्ड बाय द मोटर मस्ट वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। तो ठीक है भाई, कोशिश कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात समझिए, चीजों को समझना है बहुत तर्क के साथ। मोटर ड्राइव अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट फोर्स। फोटो समझिए, सीधा रास्ता, m मास की बॉडी, कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, फोर्स लगाओगे मास वाली बॉडी पर तो एक्सेलरेशन आएगा। रिजल्ट F बराबर ma, a बराबर F/m। फोर्स कैसा? कांस्टेंट, मास भी कैसा? कांस्टेंट। तो एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन भी कैसा? कांस्टेंट। आगे चलो, पावर P डेवलप्ड बाय द मोटर मस्ट वेरी विद टाइम। आगे चलते हैं, चलो इतना तो अंदाजा लग गया। अब पावर पे आते हैं भाई, जो बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट था उससे ये अंदाजा लगा लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात और नोटिस करिएगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, मैंने ए को के लिख दिया, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt कांस्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv बराबर kdt। dv छोटी इंफॉर्मेशन है, dt छोटी इंफॉर्मेशन है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने का काम इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों में इंटीग्रेट करोगे, dv v बन जाएगा, k कांस्टेंट बाहर आएगा, dt t बन जाएगा, मतलब वेलोसिटी v बराबर kt। मीनिंग समझिए, अगर कोई मोटर किसी बॉडी पर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट फोर्स से धक्का लगा रही है तो फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो बॉडी पर आने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये बताता है एज अ रिजल्ट कि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। अब बॉडी पर लगने वाला या डेवलप होने वाला पावर, क्योंकि सवाल पावर का है, पावर टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। पावर का फॉर्मूला जो इंस्टेंट, भाई एक सिंपल सी बात और समझो, वेरिएशन अगर आपको टाइम के साथ देखना है, मेरे दिमाग में पावर का कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? बच्चे कह सकते टाइम के साथ वेरिएशन मतलब वेरिएबल मतलब इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वेरिएबल हर सेकंड बदलता है और हर सेकंड वाले को ही तो इंस्टेंटेनियस कहते हैं। सो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला P बराबर FV cos थीटा। पावर इज इक्वल टू फोर्स कैसा? कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की वैल्यू kt, और cos थीटा कांस्टेंट मान लो। वजह, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ वेलोसिटी, थीटा 0 cos 0 1। सो पावर के रिजल्ट में ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, टाइम की सिंगल पावर और cos 0 को 1 मान लिया।
मतलब पावर टाइम की सिंगल पावर पर डिपेंडेंट है, पावर टाइम की सिंगल पावर पर डिपेंडेंट है। रिपीट करता हूं, फोर्स कांस्टेंट है, केवल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से इसका वेलोसिटी टाइम की सिंगल पावर पर डिपेंडेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट v की जगह पर kt टाइम सिंगल पावर के साथ आ चुका है, cos थीटा 0 यानी 1 मानकर काम करेंगे। सो पावर में सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट t की 1 पावर। सो पावर टाइम की 1 पावर पर डिपेंडेंट है। सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की 1 पावर। अब पावर की भी 1 एक्सपोनेंट है और टाइम की भी 1 एक्सपोनेंट है। 1 पावर के जो रिलेशंस होते हैं वो लीनियर होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट पावर का सूचक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों, ये ग्राफ टाइम के साथ साथ पावर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट पावर का सूचक है, गलत। ये वाला पैराबोलिक है, गलत। पैराबोलिक है, गलत। टाइम के साथ साथ पावर लगातार बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ पावर बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशन है, यही सत्य है, यही बी प्रोपोर्शनल टू टी का रिलेशन है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तसल्ली से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को विस्तृत सोचना सिखाना पड़ेगा। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे सोचेंगे। तो पहली बात तो मोटर ड्राइव हो रही है और उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। पहली फोटो में मास बनाकर फोर्स लगाओ, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तुरंत यहां से वेलोसिटी के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि जब तुम ये समझ रहे हो बच्चों कि पावर के डिस्कशन का रोल टाइम के साथ देखा जा रहा, मतलब पावर की टाइम पर डिपेंडेंसी है, मतलब टाइम बदलेगा तो पावर बदलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब टाइम हर सेकंड बदलेगा और जब हर सेकंड बदलने का खेल आएगा तो इंस्टेंटेनियस चीजें चलेंगी। सो पावर के इंस्टेंटेनियस फार्मूले में चूंकि वेलोसिटी चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का गेस कर लिया। अब फोर्स कांस्टेंट बाहर कर दो, वेलोसिटी में kt रखो, p की 1 पावर t की 1 पावर, लीनियर ग्राफ रिलेशन मिल जाएगा। राइट, तो फिलहाल बच्चों आज यहीं तक। इसके बाद की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कल की डेट पर कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को बहुत इत्मीनान से देखें। एज पर ऑफलाइन शेड्यूल, जो ऑफलाइन क्लास में 2-पौने 2 घंटे का काम होता है वो ऑनलाइन के 1 घंटे या 45 मिनट के काम के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि उसमें आपको नोट करने का समय नहीं मिलता, इंटरेक्शन का समय नहीं मिलता, मुझे केवल बोलना होता है, आपको सुनना होता है। सो आपसे अपील है कि लेक्चर को अच्छे से देख लें, जो आपके डाउट्स आए उन्हें प्लीज़ कलेक्ट करके रखिए और क्लास के आगे पीछे ड्यूरिंग द क्लास आपको जब समय मिले आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं बहुत इत्मीनान से बता दूंगा। कुछ सबके कॉमन डाउट होंगे उन्हें क्लास में डिस्कस कर दूंगा। वर्क पावर एनर्जी की एक कॉमन शीट हम लोग सॉल्व करेंगे समय मिलने पर, या तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, वो आगे की बातें। फिलहाल अभी कल पावर का एक लास्ट लेक्चर और है, रिपीट करता हूं, कल पावर का लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा जिसमें हम लोग एक कांस्टेंट मशीन के पावर का डिस्कशन करेंगे। संभव होगा तो कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, मैं आपको हिंट दे सकता हूं। जैसे अभी कुछ सवाल हैं जो रिमेनिंग हैं, जैसे इस प्रकार के सवाल, जैसे इस प्रकार के सवाल। तो इन सब सवालों के सोल्यूशन के लिए साथ साथ बने रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बिकॉज कंसिस्टेंसी विंस अल्टीमेटली। जो नियमित है, जो नित्य प्रति अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ है, जीतेगा लास्ट में वही बच्चों। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।